कहानी की शुरुआत होती है एक शिमरिंग पोर्टल से जो जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह में अचानक प्रकट होता है। उस पोर्टल से बाहर आते हैं स्केलेटन मॉन्स्टर्स, जिनकी खाली भयानक आंखें चारों ओर घूम रही होती हैं, जैसे किसी को खोज रही हों। उनके साथ कुछ ह्यूमंस भी बाहर आते हैं, सैनिक, टोह लेने वाले और कुछ ऐसे लोग जिनके इरादे कोई समझ नहीं पा रहा था। झाड़ियों के पीछे चंसू और रोहान छिपे हुए सब कुछ ध्यान से देख रहे होते हैं। चंसू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे से रोहान से कहता है, ये सब लोग यहां क्या कर रहे हैं? शायद रिकनेसेंस के लिए आए हैं। रोहान बिना किसी तनाव के एक एप्पल खाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, कौन जानता है? चंसू की कल्पना दौड़ने लगती है। वो सोचने लगता है कि शायद ये अनडेड वॉरियर्स अब तलवारों की जगह मशीन गन्स और कैनन्स लेकर आए हैं। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए सोचता है, नहीं, ये स्थिति संभाली जा सकती है। तभी पोर्टल से एक लीडर बाहर आता है। उसके हाथ में एक लाउड स्पीकर होता है और वो ऊंची आवाज में चिल्लाता है, एम्परर एप्पल कल्टीवेटर, बाहर आओ और सब कुछ आसान तरीके से खत्म कर दो। चंसू झाड़ियों के पीछे से उस लीडर को देखता है। कुछ लोग कीचड़ से सने जूते पहने हुए हैं तो कुछ के हाथों में अजीब तरह के वेपन्स हैं। वो लीडर अपने आप से बड़बड़ाता है, हमेशा की तरह ये जगह भी पूरी तरह से फ्लडेड ब्लॉक ही निकली। फिर वो दोबारा लाउड स्पीकर में बोलता है, बाहर आओ, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। चांस आश्चर्य से देखता रहा। ये क्या है? ये लोग इतने बेबसी क्यों हैं? उसने आखिरकार फुसफुसाते हुए रोहान की तरफ देखा। शायद ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये फिर से रेजरेक्ट हो ही जाते हैं। रोहान, जो अभी भी एप्पल चबाते जा रहा था, ने कंधे उचकाए और कहा, जिस तरह से तुम कह रहे हो वो बात समझ आती है। चंसू ने जबड़ा कस लिया। कितनी कम जानकारी है मेरे पास, ये फ्रस्ट्रेट करता है, उसने सोचा। फिर भी उसके साथ तो रोहान था। उसने साथी की ओर देखा और होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट तैर आई। अगर हालात बुरे भी हो गए तो भी ठीक रहेगा, है ना? मैं सारी उम्मीदें तुम पे लगा रहा हूं। चंसू अकेला आगे बढ़ा। बुली की आंखें संक गईं। अविश्वास साफ था उसके चेहरे पर। यह क्या कर रहा है? अकेला ही है क्या? उसने सोचा। उसने देखा कि चंसू के हाथ में सिकल है और वेरीनेस सी छा गई। और ओह, क्या है वो साइथ? आखिरकार उसने भौंक कर पूछा, क्या तुम यहीं के मालिक हो? अपना समय बर्बाद करना बंद करो और सेब दे दो। चंसू ने सिकल को और कसकर पकड़ा और शांत होकर आगे बढ़ा। स्केलेटन मॉन्स्टर्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनकी हड्डियां खड़कती हुई डर पैदा कर रही थीं। बुली ने पीछे से चिल्लाया, देखा? क्या तुम हमारी तादाद नहीं देख रहे? उस जंग लगे कटारे, रस्टी ओल्ड साइथ से तुम क्या करोगे? चंसू की निगाह समूह पर चली गई। वह उनकी मुद्रा का विश्लेषण करने लगा। वह न तो नए अनडेड बुला रहा था, न ही किसी दूरस्थ हमले की तैयारी कर रहा था। लीडर के अंदर क्रोध उबल उठा और वह गरजता हुआ बोला, हम ही डिनायल हैं। हम तुम्हें ऐसे पीड़ा देंगे कि तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे। चांस के होंठों पर आत्मविश्वास वाली मुस्कान आ गई। मैं थोड़ी घबराया था क्योंकि तुम सबसे बड़ी फैक्शन लग रहे थे, पर तुम तो बस गुंडों का झुंड हो जो अपने कनेक्शंस पर निर्भर है। उसके शब्दों ने डिनायल फैक्शन के बीच झटका सा पैदा कर दिया। चांस की सोच फिर रोहान पर लौटी और वह चुपचाप शांत और आश्वस्त महसूस करने लगा। डिनायल बहुत ताकतवर है, संभालना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सोर्ड मास्टर तो यही है। हवा में तनाव भारी था। एक अकेला युवा अपोस्टल, सामने खड़ी एक शक्तिशाली फैक्शन, फिर भी वो शांत था, सोच समझकर कदम रखने वाला, निडर, क्योंकि उसके पास सही साथी मौजूद था। तनाव तब और बढ़ गया जब बुली का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वह चीखा, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। एम्परर एप्पल अभी के अभी मुझे दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। चंसू ने जरा भी भाव नहीं बदला। उसने ठंडे और तंज भरे लहजे में कहा, अगर तुम्हें सच में एप्पल खाना है तो किसी डिपार्टमेंट स्टोर चले जाओ। ऐसी जगह पर आकर तमाशा करने की क्या जरूरत है? बुली का चेहरा और भी गहरा पड़ गया। उसने गरजते हुए कहा, क्या तुम नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हो? चांस ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम बहुत सवाल पूछते हो। अगर तुम्हें हर सवाल का जवाब चाहिए तो अपनी मॉम के पास जाओ। वो रुका, हाथ में पकड़े सिकल को हल्के से घुमाया, फिर बोला, ओह, मेरी गलती। शायद वो इस दुनिया में नहीं है,
है ना? बुली का चेहरा अब काला पड़ चुका था। उसके पीछे खड़े स्केलेटन मॉन्स्टर्स सिहर उठे, धीरे से आपस में बड़बड़ाने लगे। उसने उसकी मॉम को इंसल्ट किया। ये तो हद है। हमने इन्वेजन किया, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी बात सही है। चंसू ने घबराकर हाथ हिलाए। रुको, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने वर्ल्ड कहा था। मतलब उसके भेजे जाने का चांस इस दुनिया में नहीं है। बस वही कहना चाहता था। और यही बात मुझ पर भी लागू होती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरी तरह भड़का हुआ बुली दहाड़ा। स्केलेटन्स! उसे खत्म कर दो! मार दो उसे! चांसू की आंखें भय से फैल गईं। वह समझाने की कोशिश करने लगा। नहीं, मेरा मतलब सच में वैसा नहीं था। सीन अचानक बदल गया। अब हम एक शांत एल्केमी लैबोरेटरी में पहुंचते हैं। एक सोफे पर सुजीन बैठी थी और सामने खड़े थे होंग युनसू, जो कि ग्रैंड एल्केमिस्ट थे। उनकी मुद्रा तनाव भरी पर नियंत्रण में थी। होंग युनसू ने कहा, बस एक बात बताओ, क्या वह एसएपी रोवन ने जमा किया था? सुजीन ने दूरी बनाए रखने की कोशिश की। उसकी आवाज नरम थी। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। होंग युनसू ने दबाव बढ़ाया। उसने सवाल छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। फिर किसी और मास्टर का जिक्र हुआ। सुजेनी एक पल टंकी, फिर बोली। होंग युनसू का स्वर थोड़ा नरम पड़ा। चेहरे पर एक व्यावसायिक मुस्कान आई। ग्राहक की जानकारी सामान्यतः कॉन्फिडेंशियल होती है। मेरी माफी स्वीकार करो। मैंने शायद बेवजह पूछा, खासकर स्पेशल लेबर कॉस्ट्स की वजह से। सुजेन घबरा कर सिर हिलाई। हाँ, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? होंग युनसू के चेहरे पर राहत चमकी। यह राहत की बात है। हम बार बार मास्टर की लेबर रेट पर सप्लाईज नहीं लेते, चल सकते। उसके विचार तेजी से दौड़े। उसने उस एसएपी के गुणों पर ध्यान दिया। मैं इसे किसी सूरत में भी खोने नहीं दे सकता। वह फिर सुजीन की ओर मुड़ा और उसके योगदान की महत्ता बताने लगा। जैसा तुम जानती हो, ऑस्ट्रिच वीपल एसेप जल्दी डिग्रेड हो जाता है। इसकी प्यूरिटी बनाए रखना बहुत कठिन है और इसे हार्वेस्ट करना भी आसान नहीं। पर तुमने जो एसएपी लाया है, उसकी प्यूरिटी हमारे अब तक देखे गए किसी भी एसेप से ज्यादा है। फिर उसने एक डॉक्यूमेंट निकालकर सुजीन को थमाया। मुझे नहीं पता तुमने किस तरह का चमत्कार किया है, पर क्या तुम इसे हमें जारी रख सकती हो? सुजीन ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और सावधानी से जवाब दिया। मुझे पूछना पड़ेगा, पर शायद हां। होंग युनसू ने नजर मिलाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कम से कम एक अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लेते हैं। और बताना कि एल्केमी हमेशा आपका स्वागत करेगी। सीन अचानक बदलकर फिर से चांसू के पास आ जाता है। स्केलेटन्स की लहरें आगे बढ़ती हैं। कील जैसी हड्डियां गीली जमीन में खड़कती हैं। बुली की आवाज अराजकता में गूंजती है। जो डिनाइल का मजाक उड़ाए और हमारे दर्द को हल्का समझे, उसे मारा जाए। चंसू के हाथ एक पल के लिए कांपते हैं। वह चिल्लाकर शांत करने की कोशिश करता है, पर उसके शब्द हवा में खो जाते हैं। अरे, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, वह सोचता है। फिर मन साफ होता है। अब बात से कुछ नहीं होगा, पहले इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। बुली की तरफ सिर्फ हैरानी सुनाई देती है। ये इतना शांत कैसे है? इतनी हिम्मत कहां से? लेकिन चंसू पहले से ही फोकस्ड था। उसने अपने आप से एक साधारण सवाल पूछा। ज्यादा किसी के लिए नहीं, बस खुद के लिए। क्या ये सारे स्केलेटन्स एक ही फैक्ट्री से मास प्रोड्यूस्ड हैं? फिर बिल्कुल शांत और लगभग क्लिनिकल अंदाज में उसने अपनी स्किल सक्रिय की। मैस डिकैपिटेशन। एक निर्बाध तरल तराजू की तरह चंसू ने अपना सिकल घुमाया। हड्डी और ब्लेड एक हुए। स्केलेटन्स नितर नितर गिर पड़े। एक नहीं, दो नहीं, दहाइयों की संख्या में वे एक ही झटके में ढेर हुए। सिर और अंग हवा में उड़ते हुए सफेद पंखों की बारिश की तरह बरसने लगे। वह सिकल घुमाकर खून से सना मंजर देखता है और साधारण स्वर में कहता है, एक साथ काटने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। बुली हक्के बक्के रह गया, हकलाते हुए चिल्लाया, ये क्या बकवास है? हड्डियों के टुकड़े और खोपड़ियां हवा में उछल रहे थे और एक भयानक पल में कुछ सिर सीधे बुली की तरफ उड़ आए, जमीन पर धड़ाम से गिरे। वह कांपते हुए पीछे हट गया, सिहर गया। चांस शांत होकर एक गिरे हुए स्केलेटन पर बैठ गया, बिना घबराहट के, बिल्कुल अडिग। ये तो मैंने सोचा उससे कहीं कमजोर निकले, शायद इसलिए कि ये बस हड्डियां हैं, उसने ठंडे अंदाज में कहा। फिर उसने बुली को स्थिर निगाह से देखा और पूछा,
तो अब सरेंडर कर दोगे? बुली ने दांत पीस लिए। डर के ऊपर अब क्रोध हावी था। बेकार कचरा, वह थूकता हुआ बोला। कांपते हाथ से उसने एक पर्पल पेंडेंट निकाली, एक समनिंग रेलिक। उसकी आवाज जांबाजी दिखाने की कोशिश करते हुए कांप रही थी। ठीक है, मैं मानता हूं। मुझे नहीं लगा कि मुझे इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर तुम इसे सम्मान करो। वह पेंडेंट जमीन पर पटक देता है और जोर से नाम घुंघराता है। समन हेरकुलीज। बैठी हुई धूल उठती है। पर्पल मैजिक की घुमड़ियां जमीन को खरोंचती नजर आती हैं। मिट्टी कांपने लगती है। कुछ विशाल उठने लगता है। एक अनडेड कोलोसस प्रकट होता है, हड्डियों और काली ऊर्जा से बना एक ठूंठा हेरक्यूलीज। वह मैदान पर छाया जैसा गूंजता है, एक ऐसा नाइटमेयर जो अब मांस धारित हो गया हो। चांस उस विशालकाय को निहारे और सूक्ष्म सूखा सा व्यंग्य छेड़ता है। लगता है हमें असली मालिक से उस नाम का मतलब सुनना चाहिए था। शायद उसके पास डेफमेशन का मजबूत केस होता, पर अब जोक सुनने का समय नहीं था। बुली चेस्ट फुलाकर गर्व से चिल्लाया, मेरी कलाकृति की बेइज्जती मत करो। यह अंतिम हथियार है, 30 मिलियन गोल्ड और 100,000 पॉइंट्स की कीमत से बना हुआ। फिर एक आखिरी आदेश के साथ जो पूरे मैदान को हिला देता है, बुली दहाड़ता है, टीयर हिम टू श्रेड्स हेरक्यूलीज। वो विशालकाय राक्षस हिलता है। मैदान में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं। हेरक्यूलीज आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ जमीन कांप उठती है, मानो धरती ही उसका भार सहने से डर रही हो। चांसू सोचता है, 30 मिलियन गोल्ड और 100,000 पॉइंट्स, मतलब करीब 200 एम्परर एप्पल्स के बराबर। वो व्यंग्य से मुस्कुराता है। अगले ही पल हेरक्यूलीज का विशाल हाथ उसके ऊपर गिरता है, जैसे किसी पहाड़ का साया टूट पड़े। पर चांस बिजली की तरह रास्ते से फिसल जाता है। एक और बार, फिर एक और। लेकिन चांसू हर बार चतुराई से बच निकलता है। हर कदम नपातुला, हर मूव सटीक। हेरक्यूलीज अब उछलता है, हड्डियों और अंधकार से बना एक अजेय दैत्य, जैसे मौत खुद उसके सामने आकार ले चुकी हो। चांसू का हाथ अपनी सिकल पर कसता है। चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरती है। वो धीरे से कहता है, कितना अच्छा किया जो खुद ही नीचे उतर आया। सिकल हवा में घूमती है, एक चमक, एक आहट, और फिर हड्डियां टूटने की गूंज। एक ही वार में अनडेड हरक्यूलीज की गर्दन अलग हो जाती है। वो विशालकाय जमीन पर धड़ाम से गिरता है। चारों ओर धूल और कंपन फैल जाता है। पीछे खड़ा बूली जड़ हो जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास तैरता है। आवाज फटती है, न नहीं, मेरा हेरक्यूलीज, 10 साल की मेहनत। वो दांत भींचता है। तभी उसके बगल में एक महिला आगे बढ़ती है, उसकी उपस्थिति तीखी और हुक्म चलाने वाली। उसका नाम किम सॉय, डिनायल फैक्शन की चौथी पीढ़ी की अपोस्टल। वो ताना मारते हुए कहती है, तुम ही तो इतने कॉन्फिडेंट होकर आगे आए थे, अब रो क्यों रहे हो? उसकी आंखें लाल आग की तरह जल उठती हैं। आवाज ठंडी मगर व्यंग्य भरी। कितना झंझट है। वैसे तुम्हें पता है ना, ये ओवरटाइम गिना जाएगा। मेरा रोल तो बस गाइड का था। चांसू सामने के गुंडों की ओर नजर डालता है, फिर उस औरत की तरफ। क्या अब सच में सब खत्म हो गया? वो सोचता है, फिर एक गहरी सांस लेकर अपने मन में जोड़ता है, अगर तीसरा फेज होता तो शायद मुझे भी दिक्कत होती। फिर चांसू ने सीधे किम सॉय की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक धीमी व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। वो बोला, ओह, मुझे तो लगा तुम बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। किम सॉय एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आंखें गहरे लाल डरावने प्रकाश से चमक उठती हैं। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन झिलमिलाता है। टिप, द ओपोनेंट इज यूजिंग स्किल डिनायल ऑफ लाइफ टू कर्स द टारगेट। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैलती है। चांसू गहरी सांस छोड़ता है। तो तुम वाकई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाली थी। फिर एक और सिस्टम मैसेज स्क्रीन पर प्रकट होता है। टिप, डेंजर, द बैटल इज फार फ्रॉम ओवर।